डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका लास्ट पार्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। तो आज ये उसका थोड़ा सा लास्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ है, कुछ पोर्शन बचा था, उसी को हम आप देखेंगे। बेटा इस जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राफ स्केच जो खींचा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के फोटोग्राफ खींच लीजिए मोबाइल में। इसको कभी कभी टाइम से देखा कीजिए, टाइम टू टाइम देखा कीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर इसको देख लेंगे, इससे काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं, अच्छी स्कोर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है बेटा सिंपल होता है। अगर आपको याद है, आपने पढ़ा है, तभी इसको कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैंने देखा, जो एनालिसिस किया, उसमें इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि किस वेवलेंथ की जो है एनर्जी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एट्सेट्रा। इसी पे क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन आते हैं कि उसका प्रोडक्शन क्या है, सोर्स क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली या तो फिर मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर एनर्जी या फिर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में उस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके अपने मोबाइल में रखिए, उसको कभी टाइम में देख लिया कीजिए। ये जो स्केच है, एक रफ स्केच है, क्योंकि देखा होगा आपने कि इसमें जो कोई इसके बीच में गामा रेज, एक्स रेज या इस सब के बीच में कोई स्पेशल जो है कोई मतलब ये एक तरह से स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, ओवरलैपिंग हो रही है। ऐसा देखा होगा आपने, एक्स रेज ओवरलैप कर रहा है, इसी तरह से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तमाम तरह की इसमें चीज़ों में, तमाम तरह की वेव रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको याद रखिए। इसको अगर याद करेंगे तो इसमें एक दो क्वेश्चन हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो एक दो क्वेश्चन का मतलब काफ़ी मेरिट में, काफ़ी उछाल या गिरावट का मतलब होता है। तो ठीक है, आज हम इसको शुरुआत करते हैं। इसको हमने काफ़ी बता दिया था कि किस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। देखिए बेटा, मैंने इधर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लिखा है, इधर से फ्रीक्वेंसी यानी नीचे से जाकर के ऊपर तक बढ़ रही है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये जो और इधर से आएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इधर से वेवलेंथ का बेटा ये देखिए, ये जो है इधर से क्या है, इधर से तो वेवलेंथ यह है इधर से इंक्रीज कर रही है, यानी नीचे से अगर ऊपर आएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा वेवलेंथ का, या अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो उसको याद रखिएगा। मैंने इसका एनर्जी भी लिख दिया है, यानी उसकी एनर्जी की जो रेंज होती है भी लिख दिया है। अच्छा, ये जो है लाइट का स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा इसको अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेव होती है, इसी को हम देखते हैं, इसी को रोज़ यूज़ करते हैं। तो हमेशा इसका यूज़ पड़ता है। अगर लाइट नहीं हो तो हम इसको देख भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका अलग से बना दिया गया है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी जो वेवलेंथ की रेंज 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में भी लिखा होता है, या कहीं मीटर के फॉर्म में भी लिखा होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये एक रफ आइडिया है, कहीं कहीं तो लिखा हुआ है 4 से लेकर के 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा रहता है। अच्छा, ये अगर दिया हुआ है तो इस फार्मूले से आप जो है, जो फार्मूला मैंने बताया था कि सी जो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, मीडियम में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड जो होती है सेम होती है। अगर वैक्यूम है या एयर है या फ्री स्पेस जिसको कहते हैं, तो उसमें इसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। या कोई और मीडियम है, अगर उसमें कोई भी वेव चलेगी, उसकी स्पीड जो होगी ये कांस्टेंट रहेगी। ये फार्मूला याद रखिएगा। यानी एक फार्मूला ये है सी, यानी सी इज द वेलोसिटी, या इसको वी कहते हैं। ये होता है एफ इंटू लेमडा। एफ लेमडा वेवलेंथ है, एफ फ्रीक्वेंसी है। और एनर्जी के लिए बेटा ये रखिएगा, एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, जहां पर एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी है इसको याद करिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो कि इसमें दिया रहता है, मैचिंग में देखा मैंने, IIT एंट्रेंस वगैरह में, जेई में जो है मैचिंग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम दे देता है, फिर उसका दे देता है कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको मैच करके लिखिए, या फिर उसका सोर्स या डिटेक्शन दे देता है, उसको लिखिए। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं उसका थोड़ा बहुत हम एक डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे पहले सबसे ऊपर गामा रेज है, क्योंकि गामा रेज का देखा आपने
इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻18 से ज्यादा और 10⁻23 तक है, ये गामा रेज हो जाती है। तो इसी रेंज में आती है, या वेवलेंथ लिख सकते हैं कितना 10⁻11 जो है 11 से 12 से लेकर के 10⁻15 मीटर होती है, जो कि बहुत ही कम है। आपको बताया था कि जो है 10⁻15 एक स्पेशल यूनिट होती है, इसको हम बोलते हैं फेम्टोमीटर या फर्मी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है, इसलिए उसको फर्मी कहते हैं। फर्मी इसको फर्मी नाम दिया गया, FM2 भी जो भी कहना चाहे, जो भी हुआ तो इस तरह कहना। तो देखिए बेटा थोड़ा सा गामा रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं। गामा वेव जो होती है, गामा रेज, बेटा गामा का मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया है, पूरा गामा नहीं लिखा, GAMM नहीं लिखा हुआ है। तो गामा रेज आप सभी लोग जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़े, हाई स्कूल से ही पढ़ते आए हैं, तो उसमें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता रहता है। अल्फा बीटा तो ठीक है, अल्फा बीटा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होते, लेकिन जो गामा होता है बेटा, ये गामा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो गामा रेज कहाँ से निकलती है, न्यूक्लियस से निकलती है। यानी इसका जो सोर्स हुआ है वो क्या हुआ है, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है क्या हुआ है, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का डीके होता है, अल्फा बीटा निकलते हैं, उसके साथ गामा रेडिएशन भी निकलता है, और गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा पे चार्ज होता है, अल्फा बीटा पे चार्ज होता है, इसलिए ये गामा रेडिएशन ही एक ऐसा रेडिएशन इसमें से है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए बेटा जो सोर्स है, जैसे यहाँ पे सोर्स सबका अलग अलग लिखा गया है, लेकिन आपको बताया गया था कि जो बेसिक सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ये याद रखिएगा। जो बेसिक सोर्स है एक्सेलरेटेड चार्ज या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, यही बेसिक सोर्स है। ये सब तो नाम दिया कहाँ से कैसे निकलती हैं, देखिए आप रेडियो, लेकिन बेसिक सोर्स वही रहेगा जो है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बेसिक सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स जो हो गया है डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा, इसको डिटेक्शन पता लगाने के लिए क्या करते हैं, फोटोग्राफिक, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट में जब से प्लेट जब में कोई अल्फा बीटा गामा रेज निकलती तो उस पर क्या होता है, एक उसकी इमेज बन जाती है, उसका एक स्पॉट बन जाता है, उससे इसका पता लगाते हैं, फोटोग्राफिक टूल से लगाते हैं। या गीगर ट्यूब बेटा ये होता है, थोड़ा सा ये आप लोगों कोर्स में तो नहीं होगा, एक GM काउंटर होता है जिसको बोलते हैं गीगर मुलर काउंटर। ये आयनाइजिंग रेडिएशन का पता लगाता है। तो क्योंकि जो गामा रेज में आयनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, आयनाइज करने की प्रॉपर्टी भी होती है, तो गीगर मुलर ट्यूब से भी इसका पता लगाया जा सकता है। या फिर होता है आयनाइजेशन चैम्बर भी होता है GM काउंटर की तरह, या GM ट्यूब या गीगर ट्यूब, यहाँ पे गीगर ट्यूब लिखा है, लेकिन एक्चुअली गीगर मुलर काउंटर कहते हैं या गीगर मुलर ट्यूब कहते हैं। तो इससे हमें आयनाइजेशन जो है रेडिएशन का पता लगता है, आयनाइजेशन चैम्बर से पता लगता है। और इसका जानते हैं गामा रेज का यूज़ क्या होता है। गामा रेज का बेटा यूज़ जो होता है मेडिकल में बहुत ज़्यादा होता है। किसी कैंसर पेशेंट को गामा रेज दे करके उस सेल को डैमेज ख़त्म किया जाता है। तो ये एक दो इसकी एप्लीकेशन है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी जो कि न्यूक्लियस से निकलती है, जिससे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। और किस में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको जो कैंसरस सेल होती है, यानी जो मैलिग्नेंट सेल होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज़ होता है। हालांकि साथ ही साथ अच्छे सेल भी इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों, अच्छे सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हेल्दी सेल भी कैंसरस सेल के साथ साथ। तो ये उसका यूज़ है। इसी तरह से एक्सरे का तो हम जानते हैं, कहीं किसी को फ्रैक्चर हुआ उसका पता लगाने के लिए एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर पहले कराते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है बेटा। तो जो एक्सरे है, इसका जो सोर्स क्या होता है, आपको जब जाएंगे एक्सरे पढ़ेंगे, अभी आपके कोर्स में है, तो ये क्या होता है, व्हेन ए वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ए हाई एटॉमिक वेट टारगेट, किसी ऐसे मेटल से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, तो उससे में एक्सरेज निकलती है। हालांकि एक्सरेज का भी स्पेक्ट्रम उसके भी आपको बताया जाएगा। तो उसका यही बेटा जो सोर्स उसका है, द कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद हैवी टारगेट। हैवी टारगेट तो इससे जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन, फास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमें क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती है। इसका जो डिटेक्शन होता है एज गामा रेज, आज जो गामा देखिए जैसे जो इसका जो डिटेक्शन होता है बिल्कुल गामा रेज की तरह ही किया जाता है। यानी इसका फोटो, यानी इसको भी क्योंकि जो है आयनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है गामा रेज की, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो इस तरह से जो है जो डिटेक्शन हमारा होता है गामा रेज का, वही सेम डिटेक्शन की मेथड क्या है, एक्सरेज की भी है। लेकिन इसका जो होता है, जो भी इसमें मैंने लिख भी दिया है एज गामा रेज, यानी जैसा कि गामा रेज का पता लगाते हैं उसी तरह से इसका भी डिटेक्शन होता है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, बट इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है,
थोड़ा सा कम होती है, गामा पार्टिकल से कम होती है। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन आप जानते होंगे, एक्सरे सभी लोगों को ज़रूरत कहीं कभी ना कभी हो सकता पड़ी हो, किसी ना घर में पड़ी होगी, कहीं किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हाथ में चोट लग जाए, तो ये पता लगाने के लिए फ्रैक्चर है कि नहीं, डिसलोकेशन है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। तो इसका मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में भी उसकी स्टडी करने के लिए उसका हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी मतलब हुआ कुछ इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी क्वालिटी का पता लगाने के लिए, यानी उसमें जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि ख़राब है, कि फेक क्वालिटी है कि ख़राब है, कैसी है, तो उसका पता लगाने के लिए भी हम जो है इसी को इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी का जिसका भी पता लगाने के लिए हम करते हैं। कहीं कभी होता है जब आप आते हैं कहीं प्लेन से या उससे आते हैं, और शायद यही टेक्निक आपका जो स्टेशनों पर होती है, जब आपका सामान किसी मशीन के थ्रू पास करा तो उसमें शायद उसका एक्सरे का ही होता पता लगता है। इस तरह से कुछ ट्रीटमेंट होता है। तो बेटा ये जो हमारा हो गया एक्सरे के बारे में हो गया है। अच्छा, इसके बाद बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज देखा होगा आपने। अल्ट्रा वायलेट रेज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कहाँ से है, 10⁻15 से लेकर के 10⁻17 हर्ट्ज तक है अल्ट्रा वायलेट। और यह इसको कह सकते हैं कि इसकी जो हमारी ये है फ्री वेवलेंथ की रेंज है 10⁻7 से लेकर के 10⁻⁹ मीटर तक होती है। और इसमें जो एनर्जी होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी इस तरह के रेडिएशन में होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बेटा ये लाइट स्पेक्ट्रम जब आपको बताया गया होगा, जब आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे या पहले से पढ़े होंगे, उसमें अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड जरूर लिखा होगा। तो लाइट, विजिबल लाइट जो होती है ये भी लाइट का ही, क्योंकि जो हमारी जो आई होती है ये सेंसिटिव होती है क्या, किसके लिए, सिर्फ लाइट वेव जो इसकी जो वेवलेंथ है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10⁻5 और 7 के 10⁻⁻5 और 7 के बीच में, या इसको कह सकते हैं 10⁻14 और 15 फ्रीक्वेंसी इसके हर्ट्ज होती है, उसके रेंज में इसकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद जो होता है, यानी जैसे देखा होगा आपने, जैसे देखा होगा विद ग्योर है, तो वायलेट के बाद जो हुआ वही कहलाएगा अल्ट्रा वायलेट। वायलेट के बाद जो हुआ क्या कहलाएगा, वो अल्ट्रा वायलेट होता है। अच्छा, क्योंकि हमारी जो आई है इतनी सेंसिटिव नहीं है कि जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट को अल्ट्रा वायलेट लाइट को देख सके, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकते हैं, उनको पता चल जाता है। और जो देखिए बेटा, और जो वायलेट के बाद होगा वो अल्ट्रा वायलेट, और जो रेड के पहले होगा वो कहलाएगा इंफ्रारेड। तो इसलिए इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट दोनों बेटा एक ही तरह के रेडिएशन होते हैं। उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो जैसे बनते हैं, वो भी बिल्कुल एक जैसा होता है। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको जब बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं तो एनर्जी को वो रेडिएट करते हैं। उसमें कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से वो विजिबल नहीं हो पाते हैं, हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। और कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जिनकी सेंसिटिव जिनकी वेवलेंथ जो होती है वायलेट से भी ज़्यादा होती है, उनको भी हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट हुआ या फिर इंफ्रारेड हुआ या विजिबल हुआ, एक तरह से समझिए कि थोड़ा सा फर्क है बस उसमें, जो दोनों का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो एटम जो होता है, इसे देखा बेटा इसमें अल्ट्रा में लिखा हुआ है, तो सोर्स है एक्साइटेशन ऑफ एटम, और सन से भी निकलती है, क्योंकि सन तो हर तरह का रेडिएशन देता है। सन से जो रेडिएशन निकलता है बेटा, तो वो हर तरह का रेडिएशन होता है, ज़्यादा वेवलेंथ का भी, कम लेंथ का भी, कम फ्रीक्वेंसी का भी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का। इसका जो अल्ट्रा वायलेट का जो सोर्स है एक्साइटेशन ऑफ एटम, यानी जब एटम एक्साइट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी देते हैं वो। अब उसमें कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं, कुछ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि हमको दिखाई देते हैं, तो वो कहलाते हैं विजिबल रेडिएशन, यानी हम इसको विजिबल लाइट कहते हैं। और कुछ की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि उसको हम देख नहीं पाते हैं, उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। और कुछ की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, जिसको तब भी हम नहीं देख पाते हैं, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट सोर्स, इसका जो सोर्स है एक्साइटेशन ऑफ एटम, सन है, सन से भी निकलती है, सन से तो तमाम तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं। स्पार्क या आर्क लैंप होता है। आर्क मीन्स जब कहीं स्पार्किंग होती है, वो जैसे होता है जब कोई स्विच ऑन करते हैं, कभी कभी निकलता है, स्पार्किंग होती है, उसको भी हम आर्क कहते हैं। या जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल लगाए जाते हैं,
उसमें भी स्पार्किंग होते आर्क होता है, उससे भी हमारा ये रेडिएशन निकल सकता है ये। और ये बहुत ही हार्मफुल होता है बेटा, ऐसा कि हम लोगों ने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आता है तो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, हमारे स्किन पे प्रभाव पड़ता है, लिविंग बीइंग या फिर एनिमल प्लांट सबको इसको प्रभावित करता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे तक पहुँचने ही नहीं पाता है ये। तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है, लेकिन इसका भी तभी कुछ एप्लीकेशन है। जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, जो राइटिंग होती है कभी कभी कुछ लिखा होता है, जनरली इसका यूज़ फोरेंसिक लैब में होता है। फोरेंसिक लैब जहाँ पे कुछ क्राइम्स होते हैं, कुछ और तरह की बातों को पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए उसका यूज़ होता है। तो इनविजिबल राइटिंग को पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट का। और जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है कि असली है उसका पता लगाने के लिए इस तरह फर्जी सिग्नेचर होता है, फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए होता है। और क्या होता है, फूड को जो है प्रिजर्व करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिस पे जब इसकी हमें अल्ट्रावायलेट लाइट किसी फूड स्टेप पे डालते हैं तो जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सा सेफ हो जाता है। अच्छा, ऐसे आपने देखा होगा जो आरओ प्लांट होता है, जो घरों में छोटे छोटे आरओ लगे होते हैं आपके यहाँ, फिल्टर वगैरह जो लगे होते हैं आरओ, उसमें होता आरओ यूनिट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट देती है, इसमें कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म जो भी है उसको ये किल कर देता है। इसलिए जो है ये हमारा रेडिएशन अच्छा काम भी करता है, हमारे लिए खतरनाक भी है ये। तो ठीक है बेटा, इस तरह से सारे सबका पता लिख सकते हैं। वैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल ये सबका जो सोर्स क्या है, एक जैसा है, डिटेक्शन भी एक जैसा हो सकता है इसका। इससे भी चूंकि क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आप इसको किसी अगर बुक से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं तो आपको यही कहूँगा बेटा कि इसको थोड़ा सा बुक से देखिए, किसी भी देंगे, आप सभी लोग इंटरमीडिएट में होंगे, इसके लिए जो बुक होती है, बुक में बहुत अच्छी तरह दिया रहता है, उसको रट लीजिए, क्योंकि कभी कभी किस्ता में कुछ और पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो सबको जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन किसी तरह भी आएगा उसको कर लेंगे। क्योंकि इसको ये ऐसा ये सब्जेक्ट है कि अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है, पढ़ा है, तभी हम कर पाएंगे। अच्छा, जैसे हमने अल्ट्रावायलेट हो गया, उसके बाद हमारा क्या है, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट का सोर्स क्या होता है, अल्टीमेटली जो सोर्स हमारा सन है, सन से हमें हीट भी आती है, लाइट भी आती है, और कोई बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी हुई उससे भी हमें विजिबल रेडिएशन निकलता है। विजिबल रेडिएशन का जो रेंज होता है बेटा 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक है, इसका जो वेवलेंथ होती है इतना होती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1.6 से लेकर के 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। यानी इसकी जो अगर हमारे रेड की एनर्जी है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वायलेट की एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। इस तरह से उसका जो है एनर्जी का रेंज होता है। तो ठीक है, इसको जो है सोर्स हमारा जो है विजिबल लाइट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करें क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसमें। तो बेटा अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विजिबल लाइट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज या इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है। एक रफ है, किसी किताब में 380 से 3800 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक दे देता है ये। तो ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है तो इस फार्मूले से हम उसकी वेवलेंथ या से दी है तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, विजिबल लाइट का डिटेक्शन जानते हैं कैसे होता है। विजिबल लाइट का डिटेक्ट करने के लिए हमें आँख से ही पता चल जाता है कि विजिबल लाइट है कि नहीं है। और भी होते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म होती है या और भी सोर्स होते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है हमेशा देखने में काम आता है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने में इसका भी यूज़ होता है। अच्छा, इंफ्रारेड जो होता है बेटा, इंफ्रारेड इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है विजिबल रेडिएशन से कम होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, इससे ज़्यादा होती है। और इसका जो एनर्जी होता है 1.6 से लेकर के 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इंफ्रारेड थोड़ा सा वीक है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए जो रेडिएशन क्या होता है थोड़ा सा ये वीक होता है। अच्छा, जो इंफ्रारेड जो वेव होती है, जो इंफ्रारेड इसको IR कहा गया है, IR। इसका जो फ्रीक्वेंसी जो रेंज है 10⁻⁻, यहाँ से देखिए बेटा 10⁻² से लेकर 10⁻⁴
मीटर तक हो सकती है। और इसकी एनर्जी जो होती है 1.6 से लेकर के 3 टू द पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, या फ्रीक्वेंसी कहना चाहे तो इस तरह से होती है। उसका भी सोर्स वही है। कोई भी बेटा बॉडी जब हॉट होती है, जैसे आपने कभी हीटर जलाई है घरों में, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको लाइट भी निकलती है, तेज़ लाइट निकलती रहती है। तो कोई हॉट बॉडी होगी, जैसे सन है, बहुत हॉट है, इतना हॉट है कि इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत हॉट है, उससे हीट और लाइट दोनों निकलती है। इसी तरह से उससे इंफ्रारेड भी निकलती है, और क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट निकलती है। तो इंफ्रारेड बेटा ऐसी लाइट होती है कि जो अंधेरे में भी किसी का फोटोग्राफ खींच सकती है। तो जो अब फॉग वगैरह जब होता है या फिर उसमें जो लाइट होती है उसके लिए हम इंफ्रारेड लाइट का ही लैंप का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा उस तरह से इंफ्रारेड हो जाता है। अच्छा, इसको बेटा हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी में भी उसका यूज़ करते हैं। कहीं किसी को मैस्कुलर पेन है, बॉडी में कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, आपके मांसपेशियों में दर्द होती है, उसके लिए इंफ्रारेड रे से हम उसकी सिकाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा है माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव भाई, माइक्रोवेव है, जैसा कि लग रहा है माइक्रोवेव ओवन का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। हालांकि इसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, काफ़ी कम होती है हमारे से कंपेरिजन में, लेकिन तब भी इसमें इतनी एनर्जी होती है कि आपका खाना कुछ ही मिनटों में पक जाता है, या कोई ठंडी चीज़ बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए, ये छोटा सा माइक्रोवेव ओवन है जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं, कितनी एनर्जी देती है कि चीज़ें विदिन मिनट या विदिन सेकेंड हमारी क्या होती हैं, गर्म हो जाती है। तो जो हमारा माइक्रोवेव का जो बेटा जो सोर्स होता है हमारा होता है, जैसे आपका माइक्रोवेव में लगा होता है एक डिवाइस होता है, क्लेस्ट्रॉन होता है या मेगाट्रॉन होता है, हो सकता है आपके जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा तो उसमें बताया जाए, और एक घन डायोड होता है सेमीकंडक्टर में, उससे हम इसका प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोवेव का। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ। माइक्रोवेव का जो सोर्स होता है वो क्या है, घन डायोड है, या फिर जो हमारा क्या है, ये क्लेस्ट्रॉन है या मेगाट्रॉन है। इससे हमें ये वेव प्रोड्यूस होती है ये। और ये जो इसका यूज़ जानते हैं क्या होता है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का यूज़ होता है रडार में भी होता है बेटा, टेलीकम्युनिकेशन में भी होता है इसका यूज़। और माइक्रोवेव ओवन जानते हैं, माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने। माइक्रोवेव में भी इसी माइक्रोवेव का ही यूज़ किया जाता है। माइक्रो देखिए दो टर्म होते हैं फिजिक्स में, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। लेकिन यहाँ पर जो माइक्रो बेटा इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यानी देखिए आप यहाँ से लिखा कि 1 मीटर यानी 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻10 तक होती है। और इसकी एनर्जी होती है 10⁻³ × 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी यहाँ पे बात हो रही है बेटा, एनर्जी ऑफ ए फोटान, एक फोटान की एनर्जी जो होती है, यानी जो गामा रेस का जो एक फोटान होगा उसमें एनर्जी होगी 10⁻7 होगी, और जो माइक्रोवेव का जो फोटान होगा इसमें 10⁻³ होगी। इस तरह, क्योंकि उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफर करती है। तो इस तरह माइक्रोवेव का यूज़ आप जानते हैं, रडार में होता है, टेलीकम्युनिकेशन में भी होता है, और माइक्रोवेव ओवन में भी होता है ये। तो इस तरह से जो है इसका पता लगाते हैं। अच्छा, इंफ्रारेड का बेटा पता लगाने के लिए थर्मोपाइल होता है, बोरोमीटर होता है या पायरोमीटर होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। उसके बाद आता है लास्ट में रेडियो वेव, बहुत लॉन्ग वेव है, लॉन्गेस्ट वेव है। इसकी वेवलेंथ किलोमीटर तक भी हो सकती है, किलोमीटर तक भी हो सकती है इसकी जो है वेवलेंथ होती है। लॉन्ग रेडियो होती है वेवलेंथ की, देखिए बेटा 10⁻7 से दिया है, 10⁻7 से लेकर के 10⁻10 तक है रेडियो वेव, यानी 10 मीटर तक है। इसके 10 मीटर से लेकर, या फिर यहाँ देखिए ये 1 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होती है, यानी इसे लिखा कि इसकी 30 किलोमीटर तक वेवलेंथ हो सकती है। 30 किलोमीटर तक, ये मीटर में है तो करेंगे 30 किलोमीटर करीब होता है, यानी बहुत ज़्यादा। तो 30 किलोमीटर की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। इसको आप पता ही चलेगा कि ये वेव है कि पार्टिकल है ये, तो आप पता नहीं लगा सकते भी इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा, तो कैसे कहेंगे कि वो वेव है। वेव तरह कोई उसका दिखाई देगी ही नहीं अगर आप उसको देखें हो, लेकिन तब भी ये वेव है, ये पार्टिकल भी है। जब वेव पार्टिकल पढ़ेंगे तो रेडियो वेव का जो डिटेक्शन होता है बेटा, हम जानते हैं कि जो LC सर्किट होता है वो ऑसिलेट करता है, उसमें जो चार्ज ऑसिलेट करते हैं उसके कारण से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है ये। तो रेडियो वेव में कई सारी रेंज हैं, जैसे देखा आपने शॉर्ट रेडियो वेव, मीडियम रेडियो वेव, उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी, एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, AM और FM, ये सब जो होते हैं लॉन्ग, ये सब हमें रेडियो वेव कहलाते हैं।
क्योंकि रेडियो वेव जानते हैं इसका रेडियो वेव में होता है यूज़, टेलीवी में होता है, मोबाइल में होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, नेविगेशन में होता है, तमाम तरह से इसका जो है ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसीवर, एक जो एंटीना होता है, जो देखा हुआ कहीं भी टीवी रेडियो होता है उसमें जो रिसीविंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर एंटीना ज़रूर होता है, वही इस वेव को रिसीव करता है, तो वही इस तरह से उसका डिटेक्शन हो जाता है। तो ठीक है बेटा, तो इस तरह से देखा आपने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था उसमें अब सब कुछ हो गया। इतना मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। वैसे ये IIT यानी जेईई में आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है, मेंस में आया है ये। ठीक है, इस डायग्राम को बेटा इस तरह से फोटो खींच के अपने पास रखिए और थोड़ा किताब से ज़रूर पढ़िएगा इसको। थोड़ा मैंने इसके बाद जल्दी बताया है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं देख रहा था मैं कुछ, तो उसमें आया था एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कई सारे रेज दिए हैं, रेडिएशन दिए हुए हैं, उसको मैच करना है। मैंने इस क्वेश्चन से लिख लिया है। क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक तरह से रेडिएशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक तरह से रेडिएशन का नाम दिया हुआ है, रेडिएशन का नाम दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ क्या, इसकी वेवलेंथ, ये मीटर में वेवलेंथ दी हुई है। तो इसी को मैच करना है। ये हमारा है ये A, B, C और ये D, ये हमारा है फर्स्ट, ये है सेकेंड, इसका नाम दिया गया है थर्ड, इसका नाम दिया गया है फोर्थ। तो पहला जो बेटा है, ये पहला रेडिएशन है, ये माइक्रोवेव है। ये पहला क्या है, ये माइक्रोवेव, एंड सेकेंड इज गामा रेज। द गामा रेडिएशन, इसको रेज कहा जाता है, हालांकि गामा रेडिएशन ही है, गामा रेज। एंड थर्ड इज AM रेडियो वेव, AM रेडियो वेव, AM रेडियो वेव। एंड द फोर्थ इज एक्सरे, एक्सरे। ये रेडिएशन का नाम दिया हुआ है और इसमें इसकी वेवलेंथ दी हुई है 100 मीटर। ये जो देखिए है 100 मीटर, और ये दी हुई है 10 to the power -15 मीटर, और ये दिया हुआ है 10 to the power -10 मीटर है, 10 to the power -10 ये मीटर है, और ये है 10 to the power -10 to the power -3 मीटर है। तो इसको बेटा मैच करना है। लाइक इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, आप इससे देखिए। इस ऑप्शन में दिया था A B C D 4 ऑप्शन थे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था। देखिए बेटा, ये जो है माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो देखिए बेटा, इसका जो माइक्रोवेव देखेंगे तो पहले देखिए बेटा, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ 100 मीटर दी हुई है। तो ये इससे देखने में पक्का पता चल जा रहा है कि ये रेडियो वेव की होगी। ये किसकी होगी, AM रेडियो वेव की होगी, यानी A, B, C और ये D। चलिए ठीक है, माइक्रोवेव पहले देखिए। अब हमें सबसे कम जो वेवलेंथ, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है रेडियो की होती है AM रेडियो, तो ये हो जाएगा 100, यानी A का हो जाएगा फर्स्ट, A का जो सॉरी ये रेडियो वेव कहाँ दी, C पर, C का किससे हो जाएगा, ये हमारा C का हो जाएगा फर्स्ट 100 मीटर। इसे चार्ट से भी देख सकते हैं, चार्ट से भी देख सकते हैं। ये 2020 या 21 में क्वेश्चन आया बेटा, मेंस में था ये क्वेश्चन, ये बहुत ही बस मैच करने वाला था। अच्छा, अब गामा रेज देखिए, गामा रेज कहाँ, गामा रेज जो हमारा B है, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। देखा आपने 10 to the power -15 तक होती है गामा रेज की। तो गामा रेज जो दिया हुआ है, गामा रेज किसके B में है, तो जो B के जो किसका जो मैच करेंगे 10 to the power -15, यानी ये हो जाएगा हमारा B का सेकंड हो जाएगा, B का सेकंड हो जाएगा। यानी गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वेवलेंथ होगी 10 to the power -15 मीटर होगी। अच्छा, ऐसे ही बेटा एक्स रेज की होती है 10 to the power -15 से कम होगी, यानी 10 to the power -10 होगी। यानी एक्स रेज जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वेवलेंथ होगी 10 to the power -10, यानी थर्ड, ये थर्ड होगा, ये थर्ड होगा। और क्या बचा है इसका फोर्थ, ए का जो बचा हुआ है माइक्रोवेव का कितना होगा, ये 10 to the power, ये होगा, ये फोर्थ होगा। इस कॉलम से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये आपको याद करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सबसे पता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सा है, सबसे कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन कौन, तो उसको आसानी से कर लेंगे। ये तो जेईई 2020 में आया था, ये 2020 या 2021 में आया था, जेईई में आया।
जी मैं तो ठीक है। अभी और भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर आपका करीब करीब फिनिश हो गया है। अब मैंने इसमें इतना आपको बता दिया है बेटा कि अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा तो ज़रूर ये क्वेश्चन रेडिएशन वाला तो ये स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल कर लेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल लूँगा जो आपकी जेई में आए होंगे या फिर नीट में आए होंगे या कुछ बोर्ड में भी आए, सब का सब तरह के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए और इसको आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।